Hello, good morning to 10th class. Today we are going to read Food Security System in India. All of you know that food is very essential part of live human life, and many peoples in India deprive from food. So we have to make a system that every person would get food easily. तो हम इसको हिंदी में स्टार्ट करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि मानव जाति के लिए भोजन जो है बहुत ज़रूरी वस्तु है खाने के लिए। इसके बिना मनुष्य का जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारी सरकार को चाहिए कि देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम पोषण स्तर, यानी जिसमें उसके कार्य दिन भर काम जो करता है मनुष्य, उसको उस कार्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध करवाए। हमारी जनसंख्या का किसी भी भाग को अगर ये भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो वो एरिया, वो स्थान, वो खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित होता है। हमारे देश के कई जो प्रदेश हैं जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है और वहाँ का विकास भी नहीं हुआ है, वहाँ इन लोगों की संख्या ज़्यादा है जिनको अनाज या भोजन नहीं मिल पाता, जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। यानी जैसे हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी एरिया, यहाँ पर लोगों की संख्या कम है और यहाँ पर रोज़गार के अवसर भी कम हैं और यहाँ पर लोगों को खाद्य सुरक्षा भी नहीं है, तो इनकी अधिक संभावना है। यहाँ पर समाज के सभी जो वर्ग हैं उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने 2 प्रकार के सिस्टम तैयार किए हैं। नंबर 1 बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके माध्यम से आप राशन प्राप्त करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करती है। अब देश के जो आम नागरिक हैं उनको भी भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस रेट पर वो खरीद सकते हैं, कम से कम मिनिमम रेट, उस रेट पर खाद्यान्नों को उपलब्ध भारत सरकार ने करवाया है, इसकी नीति बनाई है और ये सरकार का प्रथम उद्देश्य भी है। इससे निर्धन जो गरीब लोग हैं भोजन प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। और इस नीति का जो केंद्र है वो क्या है भी, कृषि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करना भी सरकार का दायित्व बन जाता है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। यानी किसान जब गेहूं उत्पादन कर लेता है या कोई फसल, तो उसको रखने की जिम्मेवारी किसकी है? बड़े बड़े गोदामों में वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जबकि इसके वितरण की जिम्मेवारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली निश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI सरकार द्वारा जो भी सरकार रेट तय करती है उस रेट पर किसानों से फसल प्राप्त करती है। सरकार किसानों की मदद करती है। कैसे मदद करती है? सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेश यानी खेती में जिनकी आवश्यकता होती है, खाद, बिजली और जल पानी के माध्यम से सरकार ने को सहायता देकर उपलब्ध करवाती है। आप सबको पता होगा खाद सब्सिडी मिलती है। ट्यूबवेल जो खेतों में बिजली के कनेक्शन से लगाते हैं उनका जो बिल है आपको पता है लगभग 300 से 400 रुपए के बीच में आता है 1 महीने का। तो ये सरकार सहायता करती है इनकी, और पूरे साल का है ये 300 से 400 रुपए पर महीना, तो लगा लो कितना बढ़ गया अब ये। तो सरकार मदद करती है। अब इन सहायकियों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है। असहनीय क्यों होता है? जब किसी भी चीज़ का दुरुपयोग होता है, जिसके लिए बनाई गई है चीज़ उसको नहीं मिल पाता और दूसरे लोग जो उसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं, तब इन चीज़ों का जो कानून के अनुसार नियम पालन करना मुश्किल हो जाता है। इनका दुरुपयोग हुआ है और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से, अविवेक मतलब सोच समझ कर प्रयोग न करना, केवल हमारे खेत में ज़्यादा फसल हो जाए इसके आधार पर हम रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं और नुकसान क्या होता है मिट्टी में, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इससे मिट्टी की लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
ऊंचा समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए और निवेश में सहायता प्राप्त करने के लिए, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एफसीआई द्वारा कुछ कंडीशन बना दी गई हैं। इससे हमारा सिस्टम बिगड़ चुका है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है वो सिर्फ गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाकर या इनका ज़्यादा उत्पादन करके किसान इसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब और हरियाणा गेहूं और चावल उत्पादन में सबसे आगे हैं। आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक तो एपीएल और एक बीपीएल। एपीएल का मतलब होता है गरीबी रेखा से ऊपर और बीपीएल का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे। और ये जो बंटवारा किया गया है उपभोक्ताओं का, कस्टमर्स का सरकार के द्वारा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अनेक हकदार लोग जिनका हक बनता है, जो वास्तव में गरीब हैं, वो बीपीएल कैटेगरी से बाहर कर दिए गए हैं। और कई एपीएल जो इस श्रेणी के लायक ही नहीं है, एपीएल का मतलब अबो कैटेगरी, अबो पावर्टी लाइन, जिनकी कंडीशन अच्छी है, गुजारा ठीक ढंग से हो जाता है, रोजगार के अवसर हैं उनके पास, साधन हैं, व्हीकल हैं, और फिर भी कुछ प्रलोभन देकर अधिकारियों को वे अपना कार्ड बनवा लेते हैं, इस कैटेगरी में आ जाते हैं, बीपीएल में। और प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों को समायोजित एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में आपको पता है कि जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाया जाना चाहिए। यानी भारत में फूड सिक्योरिटी तभी खत्म होगी जब जो प्रत्येक राज्य है उसमें जो जिला है और जिले के अंदर क्या है, ब्लॉक, इनको आत्मनिर्भरता तभी मिलेगी जब यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि किसानों को सरकार द्वारा उपयुक्त कृषि अवसंरचना यानी खेती करने के लिए उपयुक्त जो सिस्टम है, ऋण है, वो प्रदान किया जाना चाहिए। और साथ ही नई नई प्रौद्योगिकी को, नई नई टेक्निक्स को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इस पे इनोवेशन चलने चाहिए, आविष्कार चलने चाहिए। किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में दूसरी जो फसलें हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे वृद्धि की बेहतर संभावनाएं बन सके। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्ध करवाने, यानी सिंचाई सुविधा के लिए बिजली उपलब्ध करवानी चाहिए किसानों को। और जो बिजली के ट्यूबवेल के कनेक्शन लेते हैं उनमें ज़्यादा टाइम न लगाएं, ज़्यादा लाल फीताशाही न बरतें। लाल फीताशाही का मतलब होता है फाइल को अटका के रखना, तुरंत काम न होना। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत करवाने जैसे आवश्यक संरचना को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। शत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी और अनाजों के व्यापार को बंधन से मुक्ति और भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घटेगी। धीरे धीरे किसानों को चाहिए कि खाद्य फसलों की जगह कृषि का स्थान फल, सब्जी, तिलहन और औद्योगिक फसलों की खेती की जानी चाहिए। इससे अनाज और दालों के अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र, निवल का मतलब शुद्ध होता है, इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र जो है कम होता जा रहा है। अर्थात लोग जिन फसलों में ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा इनकम होती है, उन फसलों की खेती कर रहे हैं। गेहूं और चावल के स्थान पर इनकी सब्जी की, तिल की और औद्योगिक फसलों की खेती कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, अभी अनाज और दाल का जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता उत्पादन, यानी जब जिस ज़मीन पर पहले गेहूं और चावल होते थे, दाल होती थी, और उस जगह पर अब सब्जी, तिल, औद्योगिक फसलें जो सिर्फ बेचने काम आती हैं वो बोई जाएंगी, तो खाद्य उत्पादन घटेगा ही। तो प्रश्न चिन्ह बन गया है एक कि खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा। लोगों के आवासन, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के रहने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है, इसलिए लोग खेतों में बड़े बड़े घर बनाकर रह रहे हैं। लोगों की आवासन आदि जैसे गैर कृषि भू उपयोग, यानी खेती का लायक जो ज़मीन है उसकी खेती के लिए उपयोग न करके और किसी काम के लिए उपयोग किया जाना, ये गैर कृषि उपयोग होता है भी। और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा, यानी ज़मीन जो है लगातार कम होती जा रही है, ये क्या कारण है, शुद्ध बोया का जो क्षेत्र है उसमें कमी आती जा रही है। और एक पॉइंट और है इसमें, भूमि की जो उत्पादक शक्ति है
भूमि की उत्पादकता, भूमि की अनाज पैदा करने की क्षमता, ये लगातार घटती जा रही है। ये किसके कारण? उर्वरक, पीड़कनाशी क्या होते हैं? जो खरपतवार खेत में उगाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए दवाई का प्रयोग करना, और पीड़कनाशी भी यही है अभी, जिन्होंने अभी नाटकीय परिणाम यानी बहुत अच्छे रिजल्ट प्रस्तुत किए थे। अब मिट्टी, इनके कारण मिट्टी में घटियापन आ गया, मिट्टी फसल का उत्पादन नहीं कर पा रही, और इसके लिए इन्हीं को दोषी माना जा रहा है। जल की कालिक कमी यानी जल की कमी, समय के अनुसार जल की कमी के कारण सिंचित क्षेत्र में कमी आई है, यानी जहाँ पहले पानी अच्छी तरह लगता था वहाँ पानी नहीं लग पा रहा, वो असंचित क्षेत्र बनता जा रहा है। असक्षम यानी जो योग्य नहीं है, असक्षम जल प्रबंधन में जल आक्रांतता और द्रवणता, यानी जहाँ पर पानी लगातार खड़ा हो जाता है वहाँ सेम की समस्या बन जाती है, और जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ लवणता, सूखा, ये समस्या खड़ी हो गई। इसका एक मुख्य कारण क्या बताया अभी? भूमि निम्नीकरण। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के कारण लोग इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। जल सघन फसलें उगाने के लिए, यानी जिनमें जल की मात्रा आवश्यकता अधिक हो, ऐसी फसलें उगाने के लिए कुछ क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जल को पंपों के द्वारा निकालने को प्रोत्साहन मिला। यानी समझ में आया सिस्टम? यानी किसानों को मुफ्त बिजली दे दी और वहाँ पे उन्होंने कनेक्शन लगा लिया ट्यूबवेल का, तो वहाँ से ऐसी फसलें बोएंगे जिसमें पानी ज़्यादा लगता हो, और इसके कारण जो ग्राउंड वाटर है, नीचे ज़मीन का पानी है, वो नीचे चला गया और ज़्यादा, तो इससे नुकसान पहुँचता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पंजाब में चावल, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके एग्जाम्पल हैं। इससे भूमिगत जल का जो भंडार है वो कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कई जगह कुएं और नलकूप सूख गए। इससे सीमांत और छोटे किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो गए। सीमांत का मतलब मध्य वर्ग के किसान, जिसके पास 1 किला, 1.5 किला, 2 किले हैं बस। बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों में अभी भी पानी मिल जाता है, परंतु बहुत से दूसरे किसान जल की कमी के समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं, यानी उनके पास अनाज रखने के लिए जगह नहीं है, और बाजार के अभाव में, यानी बाजार भी नहीं मिल पाता उनको फसल बेचने के लिए, किसान निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। इस प्रकार किसान उत्पादक और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनका दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें अधिक खेती करने के लिए अधिक खर्चा उठाना पड़ता है, अच्छी पैदावार वाले बीज, उर्वरक आदि खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, और किसी विशेष क्षेत्र के किसानों द्वारा अधिक मात्रा में अपनी, यानी ज़्यादा अनाज हो जाए तो सरकार द्वारा निर्धारित कम रेट पर वो बेचना पड़ेगा, फिर मंडी में बेचना पड़ेगा। इस कारण उनकी फसल का भाव कम हो जाता है। कोई भी चीज़ है जब वो ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो उसका रेट कम हो जाता है, ये रूल है। उन्हें कम मूल्य पर प्राप्त होता है। इधर किसान को मजबूरी में अपने जो फसल है वो कम कीमत पर बेचनी पड़ती है, इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा संभव नहीं है। तो ये आज यहीं तक करेंगे भी, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना। फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और किसानों की जो ज़मीन है उसकी जो घटती उपजाऊ शक्ति, उसमें क्या क्या कारण रहे हैं, ये सारा बताया गया है यहाँ पर। 2-3 प्रश्न बने हैं यहाँ पर, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ना, नोट करना। और सोमवार से हम ऑनलाइन लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपको टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पर आप रेडी होने चाहिए। ये नहीं है कि वीडियो यूट्यूब की तरह फटते ही दोबारा देख लिया, दोबारा नहीं मिलेगा देखने को। उस टाइम पर आप सभी एक्टिव होने चाहिए। आप अपने जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके मीटिंग स्टार्ट पे होना चाहिए आपको। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी।